तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में है। मई 2024 में इस पूरे देश की आबादी जो थी वो 764 रिकॉर्ड की गई थी। मतलब 764 लोग थे जो वेटिकन सिटी में रहते थे पूरे देश में। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक देश ऐसा भी है जिसकी टोटल आबादी 2 लोगों की है। उस पूरे देश में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। ये देश आज भी ब्रिटेन के पास में है, जिसकी अपनी करेंसी है, फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इस देश पे कब्जा भी किया जा चुका है और इसे आजादी भी मिली है। इस देश का नाम है सी लैंड। ये कैसे बना, यहाँ सिर्फ 2 लोग क्यों रहते हैं और क्या है इसकी कहानी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 1960s में, जब ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर पेडी रॉय बेट्स अपना गाना सुनने का शौक पूरा करना चाहते थे। बात की जाए अगर 1960s की, 1965 के अराउंड की, तो गाना सुनने के लिए ज्यादातर रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था और मेजर रेडियो स्टेशन जो था वो बीबीसी ही था। अब बीबीसी में दिन भर न्यूज ही चला करती थी, रात में थोड़े समय के लिए गाने बजाए जाते थे। तो जो रिटायर्ड मेजर थे पेडी रॉय बेट्स, वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज की डेट में तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन 1965 में ये बहुत नई बात थी। वो अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन खोलने की सोचते हैं जिसमें 24 घंटे गाने बजाए जाएं। आजकल तो हम एफएम वगैरह पे ये चीज देखते ही हैं। वो इसके लिए जरूरी सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठा करते हैं और अपना एक रेडियो चैनल खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं रेडियो एसेक्स। इसमें वो अपना शौक पूरा करते थे, हर समय गाने वाने बजाया करते थे। लेकिन इसमें कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं। बीबीसी भी इसके बारे में कंप्लेन करता है और दूसरी लोकल अथॉरिटीज भी इस बारे में कंप्लेन करती हैं कि ये जो रेडियो स्टेशन उन्होंने खोला है ये इलीगल है। अब रेडियो चैनल में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। आपने भी जब एफएम वगैरह सेट किया होगा तो आपको 92.5, 92.3 ऐसी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है जिसके ऊपर आप उस रेडियो को सुन सकते हैं। तो अगर कोई अकेला इंसान, इंडिविजुअल कोई रेडियो चैनल चालू कर देता है तो उस पर तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है। तो इसी तरीके से रेडियो चैनल खोलने की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके बारे में रिटायर्ड मेजर बेट्स ने सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो बस गाने सुनने की सोची और रेडियो स्टेशन खोल दिया। क्योंकि वो सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो कानून का शिकंजा उनके ऊपर आता है और उन्हें अपना रेडियो स्टेशन बंद करना पड़ता है। लेकिन वो हार नहीं मानते। वो थोड़े समय के बाद फिर से अपना चैनल शुरू कर देते हैं, फिर से कुछ प्रॉब्लम आती है, उन्हें फिर से बंद करना पड़ता है। लेकिन बार बार के इन कानूनी पचड़ों से बेट्स तंग आ चुके थे। अब आर्मी का बैकग्राउंड था तो हार मानना तो उन्होंने सीखा नहीं था। वो एक नया रास्ता अपनाते हैं। अब क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा भी लिया था, तो उन्हें ये बात पता थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन ने अपने बंदरगाहों की, तटों की सुरक्षा करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ हम फोर्ट रफ्स बनाए थे, जिन्हें रफ टावर्स भी कहा जाता है। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि ये रफ टावर्स क्या होते हैं, तो ये समुद्र में बने हुए कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो मोस्टली 1 या 2 खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ इतनी सी जगह होती है कि वहां पे कुछ सैनिक वगैरह रह सकें जो उस बॉर्डर की सुरक्षा कर सकें, जरूरत पड़ने पे कोई फाइटर प्लेन वगैरह उतर सके, फ्लाई कर सके। बस छोटे से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ये ब्रिटेन ने अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में इन रफ टावर्स का यूज ब्रिटेन के लिए खत्म हो गया था, तो ब्रिटेन ने भी इसको ऐसे ही समुद्र में छोड़ दिया था। इन्हीं में से एक था नॉर्थ सी में कोस्ट ऑफ सफॉक इंग्लैंड से 12 किलोमीटर या फिर समुद्री दूरी कहें तो 6.5 नॉटिकल माइल्स दूर बना हुआ एक रफ टावर या फिर मॉन्सल सी फोर्ट। मेजर पैडी इसी के ऊपर अपना रेडियो स्टेशन बनाने की सोचते हैं। वो अपना सारा रेडियो स्टेशन का सामान उठा के उस मॉन्सल सी फोर्ट पे पहुंच जाते हैं और वहां पे अपना रेडियो स्टेशन सेटअप कर लेते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां थोड़ा समय रेडियो चलाया था और कुछ सोर्सेस का कहना है कि वो कभी वहां पे अपना रेडियो स्टेशन चालू ही नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ, वो इन तैयारियों के लिए कहें या बाकी चीजों के लिए कहें, कई बार उस मॉन्सून सी फोर्ट पे आते जाते रहे थे। अब रेडियो स्टेशन कहीं पे भी हो, उसे सुना तो कहीं भी जा सकता है अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हो और उसके दायरे में आते हो तो फिर से लीगल प्रॉब्लम्स उनको होने लगती हैं और फाइनली वो रेडियो स्टेशन बंद कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा समय गुजरता है और पैडी की वाइफ जॉन कॉलिंस का बर्थडे आता है। वो अपनी वाइफ और पूरी फैमिली को लेके इस सी फोर्ट पे आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये सी फोर्ट वो उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद बेट्स कई बार इस जगह पे आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं, फ्रेंड्स के साथ में आते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे रहने लगते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़े समय के बाद ये डिसाइड करती है कि ये जो सी फूड्स हैं
ये अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, ये रफ टावर्स जो हैं ये किसी काम के नहीं रह गए हैं, तो इनको गिरा दिया जाए। ब्रिटिश रॉयल नेवी को इसका जिम्मा सौंपा जाता है और वो धीरे धीरे हर एक फोर्ट को जाके इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, कुछ को गिरा भी दिया जाता है। थोड़ा समय के बाद नंबर आता है इस टावर का जिसपे बेट्स ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। जब ब्रिटिश रॉयल नेवी के लोग वहां पहुंचते हैं तो वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि उस रफ टावर पे किसी ने अपना घर बना रखा है। जब रॉयल ब्रिटिश नेवी इस टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो पैडी बेट्स का बेटा माइकल बेट्स उन्हें चेतावनी देता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो उसमें इन्वेजन ना करें, उसमें घुसने की कोशिश ना करें। अब रॉयल नेवी को तो जांच करनी ही थी, तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो माइकल बेट्स उनके ऊपर गोली चला देता है ताकि वो उस टावर के ऊपर ना चढ़ सकें। अब अकेला माइकल बेट्स और वहां पूरी रॉयल ब्रिटिश नेवी, तो थोड़ी देर में रॉयल ब्रिटिश नेवी के द्वारा माइकल बेट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब मुकदमा चलता है और माइकल से ये बात पूछी जाती है कि उन्होंने रॉयल नेवी के ऊपर गोली क्यों चलाई, तो उनकी ये दलील होती है कि उन्होंने रॉयल नेवी के लोगों को वहां पे आने से मना किया था, चढ़ने से मना किया था, लेकिन वो पूरे हथियारों के साथ में चेतावनी देते हुए उनके ऊपर तानते हुए बढ़ते जा रहे थे, तो आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने गोली चलाई थी। इस पर जज उनसे पूछते हैं कि भैया गोली चलाने की बात तो बात की है, तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी लैंड के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो, वहां पे ब्रिटिश नेवी आ रही है, तुम उन्हें रोक कैसे सकते हो? इसके जवाब में माइकल बेट्स जो बोलते हैं वो पूरी की पूरी कहानी पलट के रख देता है। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की समुद्री सीमा है वो उनके तट से 3 नॉटिकल माइल्स तक है। नॉटिकल माइल्स समुद्री दूरी नापने का पैमाना होता है। वो बोलते हैं कि जो ये मॉन्सल सी फोर्ट है, रफ टावर है, वो ब्रिटिश तट से 6.5 नॉटिकल माइल दूर है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीमा से ज्यादा दूर है। इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में बनी हुई एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बेट्स फैमिली रह रही है, जिस पे बेट्स फैमिली का अधिकार है, कब्जा है। जब जज इस बात को चेक कराते हैं तो ये बात बिल्कुल सही होती है कि वो मॉन्सल सी फोर्ट इंटरनेशनल वाटर्स में बना हुआ है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीमा के अंदर आता ही नहीं है। इसी वजह से जज ये देते हैं कि जो भी अपराध हुआ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीमाओं के अंदर हुआ ही नहीं है, तो ब्रिटिश कोर्ट उसके लिए सजा नहीं दे सकती, क्योंकि जो भी इंसिडेंस हुआ है ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। और अगर वो जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीमा में आती ही नहीं है तो ब्रिटिश रॉयल नेवी इंटरनेशनल वाटर्स में जाके किसी जगह पे गोली नहीं चला सकती, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और इस वजह से पूरा का पूरा केस ही खारिज हो जाता है और माइकल छूट जाता है। अब इस केस के खत्म होने के बाद में पैडी बेट्स और उनका फैमिली इस सी फोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लेते हैं, क्योंकि अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, उनके कोर्ट ने भी ये बात मान ली थी कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बेट्स अब इस सी फोर्ट को 2 सितंबर 1969 को एक आजाद देश घोषित कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं सीलैंड। तो वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमरे वगैरह भी बनाते हैं, गेस्ट रूम बनाते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं। अब क्योंकि उनकी फैमिली पहले से यहाँ पे रह रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो काफी सुविधाएं तो पहले से ही थी। थोड़े समय के बाद 1975 में वो बाकायदा इस देश का एक झंडा बनाते हैं, 7 पन्नों का एक संविधान बनाते हैं, यहां तक कि अपनी एक करेंसी भी छापते हैं जिसमें वो अपनी वाइफ जॉन कॉलिंस की फोटो लगाते हैं। और ये जो करेंसी है इसका नाम है सीलैंड डॉलर। आज भी ये मौजूद है। रिटायर्ड मेजर पैडी रॉय बेट्स अपने आप को सीलैंड देश का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देते हैं और अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी। वो अपने देश का पासपोर्ट भी बनाते हैं और यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं अपने देश को मान्यता दिलवाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के लोगों के पास जब ये केस पहुंचता है तो उनका दिमाग घूम जाता है। एक फुटबॉल ग्राउंड से भी छोटी जगह, मतलब 4800 स्क्वायर मीटर्स की टोटल जगह हो उस सी फोर्ट के ऊपर, वहां कोई धरती नहीं है, समुद्र में 2 खंभों के ऊपर खड़ी हुई वो जगह है। ऐसी जगह को यूनाइटेड नेशंस एक देश की मान्यता कैसे दे सकता है? तो ऑब्वियसली वो इस चीज को तो ठुकरा देते हैं कि हम आपको देश की मान्यता नहीं दे सकते। लेकिन बेट्स अपने आप को उस देश का प्रधानमंत्री ही मानते हैं और उसे अपना एक देश ही मानते हैं। कुछ दिनों के बाद अगस्त 1979 में बेट्स और उनकी वाइफ के पास एक इनविटेशन आता है ऑस्ट्रिया से। उन्हें कहा जाता है कि वहां का एक अमीर इंसान है जो उनसे मिलना चाहता है, सीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है।
तो एक बहुत बड़े अमीर इंसान का इनविटेशन को कोई कैसे ठुकरा सकता है। वो लोग पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पहुंच के उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो वहां धोखे से बुलाया गया है। बेसिकली वो लोग उन्हें उनके देश सीलैंड से बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो लोग उस पर कब्जा कर सकें। जैसे ही वो लोग ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, कुछ लोग सीलैंड के ऊपर हमला करते हैं और उनके बेटे माइकल को बंधक बना। ये बात पता चलते ही वो ऑस्ट्रिया से इंग्लैंड वापस आते हैं। वहां पे वो अपने पुराने आर्मी के दोस्तों से संपर्क करते हैं और एक चॉपर से अपने देश सीलैंड पहुंचते हैं। वहां पे थोड़ी मुठभेड़ होती है और जो भी हमलावर वहां पे आए थे वो उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। माइकल को छुड़वा लेते हैं और जो हमलावर थे उनके मुखिया को बंधक बना लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि जो उनका मुखिया था उसका नाम था अलेक्जेंडर एक्नबैक और वो एक जर्मन सिटीजन था। जो ये अलेक्जेंडर था, इसने सीलैंड के ऊपर हमला करके कब्जा करके अपने आप को वहां का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो उस देश के ऊपर एक तरीके से कब्जा भी हुआ और उसे आजादी भी मिली। अब बेट्स बाकी को तो वहां से भगा देते हैं। जो मुखिया होता है उसे अपना बंधक बना के ये बोलते हैं कि अगर वो लोग अपने मुखिया को वापस चाहते हैं तो उन्हें 23,000 पाउंड्स की फिरौती देनी पड़ेगी। अब 23,000 पाउंड एक बड़ी रकम होती है, आज की डेट में भी होती है, उस समय तो बहुत बड़ी थी। तो जो ये बंदे वहां से छूटे थे वो भी जर्मन सिटीजन ही थे, जर्मन और डच सिटीजन थे। वो जाते हैं ब्रिटेन की जर्मन एम्बेसी में और वहां जाके ये सारी की सारी बात बताते हैं कि सीलैंड नाम का कोई देश है जहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसने उनके एक नागरिक को बंधक बना लिया है। अब जर्मन एम्बेसी वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं भैया कौन है ये आदमी जो हमारे एक बंदे को बंधक बना के बैठा हुआ है, बोल रहा मैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस केस को जानती थी और क्योंकि पहले ही काफी इस बारे में बवाल हो चुका था तो वो बीच में पढ़ने से मना कर देते। अब सवाल जर्मन सिटीजन का था तो जर्मन एम्बेसी को तो इसके लिए कुछ न कुछ करना ही था। जर्मन एम्बेसी अब बेट्स से संपर्क करती है और उनसे इस आदमी को छोड़ने के लिए नेगोशिएशन करती है। जो जर्मन एम्बेसडर थे वो खुद सीलैंड जाते हैं और पैडी बेट्स से नेगोशिएशन करते हैं अपने नागरिक को छुड़वाने के लिए। कई हफ्तों तक ये नेगोशिएशन चलता है लेकिन फाइनली बेट्स उस जर्मन नागरिक को छोड़ देते हैं। अब इस दौरान कुछ पैसे दिए गए या नहीं दिए गए ये बात तो सामने नहीं आती, लेकिन हाँ अलेक्जेंडर को उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बेट्स इस घटना से बहुत खुश होते हैं। वो ये समझते हैं कि जर्मनी जो देश है उसने सीलैंड को एज ए कंट्री मान्यता दे दी है, इसी वजह से जर्मनी का एम्बेसडर डायरेक्टली उनसे मिलने आया। अदरवाइज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क करते और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई बंदा उनसे संपर्क करता। तो उन्हें लगता है कि अब उनके सीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया है और अब सब लोग उसे एक देश के तौर पे मान्यता दे चुके हैं। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में किसी ऐसे देश वाली चीज से परेशान हो चुका था। उन्हें इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था क्योंकि एक सीलैंड के ऊपर हमला करना उनके लिए बेइज्जती वाली बात थी, क्योंकि वैसे ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर था। अब फिर ऐसी जगह पे सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी कि किसी समय पूरी दुनिया पे राज करने वाला देश जो है वो दो लोगों की कंट्री के ऊपर हमला कर रहा है। तो ऐसी कई रीजंस की वजह से वो इस बारे में पहले कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश लोग तो होते ही दिमागदार हैं भाई, इतने देशों पे राज किया है इतने दिनों तक उन्होंने, भारत पे भी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दिमाग लड़ाती है और 1987 में अपनी समुद्री सीमाओं को, बॉर्डर्स को 3 नॉटिकल माइल्स से बढ़ा के 12 नॉटिकल माइल्स कर देती है। अब पहले जो वो सी फोर्ट था वो उनके तट से 6.5 नॉटिकल माइल दूर था, मतलब उनकी सीमाओं से बाहर था। लेकिन अब उनकी सीमाएं 12 नॉटिकल माइल्स तक हो गई थी, तो वो सी फोर्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरिया में आ गया। टेक्निकली तो पैडी बेट्स को अब वहां पे अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए था क्योंकि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन पैडी बेट्स इस चीज को नहीं मानते। वो ये दलील देते हैं कि ये सीमा विस्तार होने से पहले ही उनका देश बन चुका था, तो ब्रिटेन अब उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अब जैसा कि मैंने बताया, 2 लोगों की छोटी सी जगह है, वहां पे हमला करना ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या बेइज्जती वाली बात है, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली अब वो जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ चुकी थी। पैडी बेट्स सीलैंड को अपना देश बना के रखते हैं, आजादी बना के रखते हैं। जनवरी 2007 में द पायरेट बे सॉफ्टवेयर के जो फाउंडर थे थिंक टैंक पीरेट बियरॉन, वो सीलैंड देश को खरीदने की पेशकश रखते हैं।
2007 से 2010 तक ये नेगोशिएशंस चलते रहते हैं, एक स्पेनिश रियल एस्टेट कंपनी थी उसके थ्रू, और ये बात जो है ये 600 मिलियन पाउंड तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी बेट्स अपने देश को नहीं बेचते और ये डील फाइनल नहीं हो पाती। 9 अक्टूबर 2012 में 91 साल की उम्र में पैडी रॉय बेट्स की डेथ हो जाती है और अब सीलैंड के मालिक बन जाते हैं उनके बेटे माइकल बेट्स। 10 मार्च 2016 के दिन पैडी रॉय बेट्स की वाइफ जॉन बेट्स की भी डेथ हो जाती है 86 ईयर्स की एज में, और अब सीलैंड देश का इकलौता मालिक प्राइम मिनिस्टर माइकल बेट्स ही बन जाते हैं। हालांकि माइकल बेट्स सीलैंड पे रहते नहीं हैं, वो रहते हैं सफॉक इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ में, और अपना फैमिली फिशिंग बिजनेस संभालते हैं जिसका नाम है फ्रूट्स ऑफ द सी। सीलैंड पे उन्होंने 2 लोग रखे हुए हैं सैलरी पे अपने देश की सुरक्षा के लिए, और वही एक तरीके से वहां के नागरिक बने हुए हैं। तो ये देश जो है वहां टेक्निकली 2 ही लोग रहते हैं। माइकल बेट्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कभी कभी वहां पे आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, रहते हैं, थोड़ा समय गुजारते हैं, लेकिन परमानेंटली वहां पे 2 ही लोग रहते हैं। सीलैंड आज की डेट में भी एक माइक्रोनेशन की तरह काम करता है, जिसका खुद का पासपोर्ट है, इमिग्रेशन स्टैंप है, करेंसी है, फ्लैग है। यहाँ तक कि 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड के द्वारा होस्ट किए गए माइक्रोनेशंस कॉन्फ्रेंस में माइकल बेट्स ने सीलैंड को रिप्रेजेंट भी किया था। किसी भी देश ने, यूनाइटेड नेशंस ने आज तक सीलैंड को देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन सीलैंड आज भी है, माइकल बेट्स वहां के प्राइम मिनिस्टर आज भी हैं। अब आगे फ्यूचर में क्या होता है ये फ्यूचर ही जानता है। आज का एपिसोड यहीं तक, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।